स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है ऋचा और आज से हमने 5 मिनट पीटी सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है राम आईएएस में ही। इसमें हम उन मुद्दों को डिस्कस करेंगे जो चर्चा में रहे हैं या प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें ध्यान रखिएगा, हम ओनली उन्हीं मुद्दों को लेकर आएंगे जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ फैक्ट्स डिस्कस किया जाएंगे, साथ में उससे रिलेटेड कोई एक कोशिश करेंगे कि हर दिन एक दो या तीन से टॉपिक लेकर आए, उनसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे रहे हैं या जो भी इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व अभी फिलहाल चर्चा में था कुछ टाइम पहले। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कर्नाटका में है। तो कर्नाटक का जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है उसी के पास ही में नुगु जलाशय है। नुगु जलाशय में एक जंगली हाथी फंसा हुआ था, उसे बचाया गया है, इसीलिए ये जो है ये चर्चा में है। अब देख लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जब बाघों की जनगणना हुई थी 2018 में, बाघों की जनगणना 2018 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, उसके अनुसार मध्य प्रदेश जो था वो फर्स्ट नंबर पे था। यानी सबसे ज्यादा बाघों की संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है एंड सेकंड जो है कर्नाटक में। अगर किसी को एमपीपीसीएस देना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसलिए क्योंकि चर्चा में रहा है और अभी अप्रैल में एमपीपीसीएस का एग्जाम भी है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1773 में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1773 में इसकी स्थापना की जाती है। उसके अलावा 1985 में वेणुगोपालम वन्य जीव पार्क के जस्ट बाजू में जितने भी जो क्षेत्र हुआ करते थे उन सभी क्षेत्रों को बांदीपुर टाइगर रिजर्व में मिला दिया गया था। और फिर इसका नाम पहले जो है, इसकी स्थापना तो की जाती है, लेकिन जब बांदीपुर टाइगर रिजर्व में वेणुगोपालम और जो वन्य जीव पार्क थे उनसे जितने भी एरियाज थे उन सबको मिला दिया जाता है, तो इसका नेम रखा जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। साथ ही में ये देश के समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। जितने भी जैव विविधता वाले क्षेत्रों की बात की जाए, जैसे कि कर्नाटक के दो जिलों के आसपास ये फैला हुआ है। दो जिले को कौन कौन से, मैसूर और चामराजनगर। साथ ही में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्यों में भी ये जो है ये फैला हुआ है। और साथ ही में ये जो हिस्सा है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। साथ ही में दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम आएगा, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर पश्चिम में बांदीपुर और नागरकुल टाइगर रिजर्व है। ये कुछ दिशाएं हैं, इसी के साथ ही साथ जो और भी एरियाज जो है ये फेमस है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की एक इमेज है टाइगर की, जिसे आप देख सकते हैं। अगर बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो विश्व में एशियाई हाथियों की आबादी का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। यानी जितने भी एशियाई हाथी हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। साथ ही में मैसूर एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, इतनी कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। उसके अलावा अगर देखें कि नदियां जो है, तो नदियों में पार्क जो है उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी के किनारे। ये पार्क उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी के बीच में स्थित है। तो अगर कभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये पीटी में तो इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा, पीटी में कॉन्सेप्ट के साथ ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाए कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो वो है काबिनी नदी और मोयार नदी। कर्नाटक में कुछ और भी अन्य टाइगर रिजर्व है। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि भद्रा टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, उसके अलावा डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व और बिलगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। ये जो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं
ये सारे कर्नाटक में हैं, जो और एक्स्ट्रा भी हैं। इसके अलावा जो मलाई महादेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है, उसको भी बाघ आरक्षित क्षेत्र उसी के आसपास बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अभी ओनली प्रस्ताव दिया गया है, ये उसमें नहीं आया है। अभी ये एरिया जो है उसमें नहीं आता है, अभी ओनली प्रस्ताव दिया गया है। आईयूसीएन की एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। जो एशियाई हाथियों की पहली तो 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे भारतीय, सुमात्रा और श्रीलंकाई। तो जो भारतीय प्रणाली है उसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इनको संरक्षण देने की बात कही जा रही है, इन्हें बचाने की बात कही जा रही है, क्योंकि इन्हें रेड लिस्ट में ऑलरेडी शामिल किया जा चुका है। ठीक है। अब संरक्षण हेतु कुछ प्रस्ताव भी दिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन्हें पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है कि टोटल कितनी अनुसूची है। तो पहली अनुसूची के तहत इसे शामिल किया गया है। साथ ही में इनके संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि वो प्रयास, पहला जो इनिशिएटिव है वो है गज यात्रा। गज यात्रा क्या है? इसमें जो हाथियों की जो अवैध हत्याएं हो रही है उन पर निगरानी रखी जाए, ताकि ये जो अवैध हत्याएं हैं इन्हें रोका जा सके। इसीलिए ये कार्यक्रम चलाया गया। और एक प्रोजेक्ट एलिफेंट करके, दोनों का जो मोटिव है वो इतना ही है कि जो अवैध हत्याएं हो रही हैं उन अवैध हत्याओं को रोका जा सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई थी 20 जनवरी को। बता देती हूँ डेट, आप यहाँ पे याद रखिएगा। 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई थी, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करें। गुरु गोविंद सिंह जी के अगर बारे में बात करें कि ये है कौन, तो जो सिखों के 10 गुरु हुए हैं, तो सिखों के 10 गुरुओं में से अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के जो फादर थे वो गुरु तेग बहादुर थे, और गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के 9वें गुरु थे। तो ये जो कमांड थी सिखों के गुरु बनने की, वो गुरु गोविंद सिंह 9 ईयर के जब थे, 9 ईयर की एज में वो संभाल लेते हैं, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और जब वो सिख बनते हैं तो वो सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या थी वो 1708 में कर दी गई थी। इसके बाद इनके कुछ योगदान वगैरह देख लेते हैं। ये उनकी इमेज है इस टाइप से। चलिए इनके कुछ योगदान देख लेते हैं, कुछ धार्मिक, कुछ साहित्यिक मूल्य इनके क्या क्या रहे हैं। तो सिखों में अगर बाल ढकने के लिए आपने देखा होगा कि जो सिख लोग रहते हैं तो वो पगड़ी धारण किए रहते हैं। तो ये जो पगड़ी धारण करने की या अपने बाल ढकने की जो प्रथा थी वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। साथ ही में उन्होंने खालसा के नियमों का भी प्रतिपादन किया था। खालसा या फिर 5 करार जो नियम थे उनका प्रतिपादन किया था। अब ये खालसा, ये जो 5 ककार थे, ये क्या थे? तो केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाल, ये सारी आस्था की वस्तुएं हैं जिन्हें एक खालसा जो है वो हमेशा धारण करेगा। ये आपने हिस्ट्री में, मुझे उम्मीद है कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें इस चीजों को, 5 चीजों को जरूर पढ़ा होगा। और वैसे कोई भी कृपाल, जो चाकू होती है, उसे नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो सिख लोग हैं तो वो इन्हें धारण कर सकते हैं। ये मैटर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा होगा, तभी ये मैटर को जरूर पढ़ा होगा कि ये मैटर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट की, चाकू जो है, कृपाल है, उसे नहीं धारण किया जा सकता क्योंकि एक नुकीला हथियार है। तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये कृपाल जो है, ये सिखों के ग्रंथ में अगर देखा जाए तो ये आस्था की वस्तु है, जिसे सिख लोग धारण कर सकते हैं। साथ ही में जो खालसा योद्धा हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए, जैसे हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म में देखते हैं, तो वैसे सिखों में जो खालसा का प्रतिपादन करता है, जो खालसा को फॉलो करता है, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए। जैसे तंबाकू, शराब, हलाल मांस आदि का सेवन वो नहीं कर सकते हैं, इससे परहेज किया गया है। ये सारी चीजें जो है वो नहीं। साथ ही में
तो सिखों के जो है वो 10 ही गुरु थे, यानी लास्ट गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब यानी खालसा और सिखों की जो धार्मिक पुस्तक थी उसको उसके बाद कहा था कि अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग चलाए जाएंगे। पहले या सिखों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी समाज में फॉलो किए जाएंगे, जो रिचुअल्स होंगे, जो कार्य होंगे, वो किनके अकॉर्डिंग चलते थे? गुरुओं के अकॉर्डिंग चलते थे। लेकिन उसके बाद उनका एक ग्रंथ बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। साथ ही में इनके कुछ सैन्य एक्टिविटीज भी रही हैं। वो सैन्य एक्टिविटीज कौन कौन सी रही हैं? 1704 में एक आनंदपुर की लड़ाई लड़ते हैं गुरु गोविंद सिंह। उसमें आनंदपुर की लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह की माँ और उनके 2 नाबालिग पुत्रों की जो थी वो हत्या कर दी गई थी। साथ ही में उनके जो बड़े बेटे थे उनकी भी उसमें हत्या कर दी गई थी। वो कौन सी लड़ाई थी? 1704 में आनंदपुर की लड़ाई थी। आनंदपुर की लड़ाई। उसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने 1705 में मुगलों के खिलाफ मुक्तसर की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। अगर इनके साहित्यिक योगदानों की बात की जाए कि इनके साहित्यिक योगदान कौन कौन से रहे हैं, तो साहित्यिक योगदानों में जाप साहिब, बेती चौपाई, अमृत सवाई, ये है कुछ शामिल हैं। साथ ही में उन्होंने एक पत्र लिखा था जफरनामा, जो कि औरंगजेब को लिखा गया था। अगर इतिहास में बात की जाए तो 2 पत्र जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए हैं, एक गुरु गोविंद सिंह का जफरनामा और एक छत्रपति शिवाजी का, जो कि उन्होंने उसके लिए जय सिंह के लिए लिखा था। तो ये जफरनामा जो था ये एक प्रकार का आप इसे कह सकते हैं कि ये लेटर था, बधाई पत्र टाइप था, जो औरंगजेब की जीत के लिए दिया गया था। औरंगजेब को इन्होंने बधाइयां दी थी। उन्होंने काफी सारे जो अभियान वगैरह, जो युद्ध वगैरह जीते थे, तो उसके लिए उन्होंने बधाइयां दी थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उन्होंने जफरनामा भी लिखा, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए लिखा गया एक पत्र था। ठीक है। आज की सीरीज में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।